अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। इसमें कोई शक नहीं है कि हफ्ते के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी के गिरदोनवा में और लियाकत बाग के आगे पीछे जिस किस्म का एहतजाज किया, जितनी बहादरी से, इंटेलिजेंस के साथ, उसके नतीजे में शरीफ जरदारी निज़ाम और हुकूमत जो है वो हिल के रह गए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान के चाहने वालों ने अपना एक पॉइंट जो है, अपना एक इम्पैक्ट सामने रखा है और उन्होंने ये साबित कर दिया कि उन्होंने खौफ के बुत जो हैं वो तोड़ दिए। लेकिन जब भी कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है, और हफ्ते का दिन एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी, तो फिर आने वाले कई दिनों तक, कम से कम 48 घंटों तक उसे मुख्तलिफ पहलुओं से, मुख्तलिफ आस्पेक्ट से देखा जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे से एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बहस खास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में ये हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर बुरहान इंटरचेंज से थोड़ा आगे आने के बाद फौरी तौर पर वहाँ से वापस क्यों चले गए? क्या वजह थी? क्या उन्हें इस्टेब्लिशमेंट का कोई हुक्म था, उनकी कोई ऐसी मजबूरी थी, या उनकी कोई इसमें सियासी हिकमत अमली थी, दानिशमंदी थी? और अगर वो इस स्टेज से वापस ना चले जाते तो क्या नताइज कोई ज़्यादा बेहतर और मुख्तलिफ हो सकते थे? ये एक ऐसी डिबेट है जिसके अंदर बहुत से इश्यूज़ हैं जो इससे नथी हैं। मैं इन इश्यूज़ की तरफ चलूँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त मैं ऑरलैंडो फ्लोरिडा में हूँ, जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में इशारा किया था। ऑरलैंडो फ्लोरिडा जो स्टेट है जहाँ मैं हूँ, ये अमेरिका की बहुत ही मुनफरद किस्म की रियासत है, जो अमेरिका के ईस्टर्न सी बोर्ड में, जहाँ पर ऊपर आप न्यूयॉर्क या मैसाचुसेट्स को देखते हैं, ये उसके नीचे बिल्कुल साउथ में आखिरी रियासत है ईस्टर्न सी बोर्ड के ऊपर, जो तीन तरफ से समुंदर में घिरी हुई है। और ये एक ऐसी रियासत है जो अपनी सियाहत की वजह से यहाँ ना सिर्फ पूरे अमेरिका से बल्कि दुनिया भर से लोग जो हैं वो इस तरफ का रुख इख्तियार करते हैं। ये अपने डिज्नीलैंड की वजह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत सी फैमिलीज़ यहाँ बच्चों के साथ यहाँ पे आती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सियाहत के लिए बच्चों के साथ नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इंटरैक्टिव सेशन और सेमिनार को मॉडरेट करने के लिए आया हूँ, जिसकी बहुत सी तफसीलात मैंने आपको पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर की। ट्विटर के ऊपर भी मैंने शेयर की हैं, मैंने उसके हवाले से 2-3 ट्वीट भी किए हैं, एक वीडियो भी उसके हवाले से की है। उसका जो फ्लायर है जिस पर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है पैनल की, उसकी डिटेल्स हैं, किस वक्त है, वो दोबारा मैं आपके साथ स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूँ। और एक बार फिर मैं उन पाकिस्तानी अमेरिकन्स को जो इस वक्त ऑरलैंडो और टैंपा के दरमियान में हैं, जैक्सनविल और ऑरलैंडो के दरमियान में हैं, डेटोना बीच और ऑरलैंडो के दरमियान में है, ये इसके दरमियान में किसी भी टाउन या विलेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आपके लिए मुमकिन है आज 29 सितंबर इतवार के दिन के 2-3 घंटे आप निकाल सकें दिन के 1 बजे से 4 बजे के दरमियान में, तो आप इस इंटरैक्टिव सेशन में पार्टिसिपेट करें। यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे, बुनियादी हमारी थीम यही है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो एक सियासी, आइनी और इंसानी हकूक़ का बहरान है, ये क्यों है और इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकती है। बहुत संजीदा तरीके से, ये कोई बहुत सियासी किस्म का पैनल नहीं होगा, हम यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टिजन डिस्कशन नहीं करेंगे, बल्कि ऑडियंस को इन्वॉल्व करके हम ये सवाल उठाएंगे कि इस बहरान से निकलने का पाकिस्तानी कौम के पास क्या तरीका है, और पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं, और मतलब प्रैक्टिकली क्या हल है, क्योंकि हमें ये भी बहुत शक है कि ये पाकिस्तान का बहरान एक खालिस्तान अंदरूनी या दाखिली बहरान नहीं है, इसके अंदर बहुत हद तक बैरूनी अवामिल भी शामिल हैं, और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो है वो इसमें क्या पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले कर सकती है। सो आप में से जिसके लिए मुमकिन होगा, आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू देयर। अब चलते हैं हम पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स की तरफ, अली अमीन गंडापुर की तरफ चलते हैं, जो एहतजाज है उसकी तरफ चलते हैं। अब से बहुत घंटे पहले यहीं ऑरलैंडो के अंदर एक तकरीब थी, एक डिनर था, डिनर से ज़्यादा एक तकरीब और डिस्कशन थी। एक प्रोमिनेंट पाकिस्तानी शहरी हैं यहाँ पे, जावेद साहब, उनके घर में, और वहाँ पर खासे लोग थे। और वहाँ पर जब डिस्कशन हुई तो मुझसे बार बार एक सवाल पूछा गया, और वो सवाल ये था कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने क्या कोई गद्दारी की है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, या उन्होंने कोई सियासी दानिशमंदी और हिकमत अमली दिखाई है जब बुरहान इंटरचेंज के बाद वो वापस चले गए? क्या उनके ऊपर आखिर ऐसा प्रेशर था? तो मैंने उस सवाल का जवाब देने की कोशिश तो की, लेकिन उसके बाद जब बैठ के मैंने अपनी एक रिसर्च की पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर पे, व्हाट्सएप के ऊपर, अखबारों में आगे पीछे, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये एक बहुत बड़ा सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बन चुका है। जिस स्टेज के ऊपर अली अमीन गंडापुर ने वापस जाने का फ़ैसला किया, उसकी एक एक्सप्लेनेशन, क्योंकि खासा गैर मकबूल और खासा अनपॉपुलर ये डिसीजन था, उस स्टेज के ऊपर ख़ुद अली अमीन गंडापुर ने अपने अल्फाज में बड़े जज्बाती तरीके से उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी, और उन्होंने ये कहा कि हमें आगे असूली तौर पे जाना चाहिए, लेकिन इमरान खान ने हमें ये कहा था कि अगर जहाँ पे आपका रास्ता रोक दिया जाए, आगे जाना मुश्किल हो जाए, और उस स्टेज पे आपको वापस लौट जाना चाहिए। और मेरे ख्याल उन्होंने उस स्टेज पे ये भी कहा कि हमने जो साबित करके दिखाना था, हमने वो साबित करके दिखा दिया, हमने एक पैगाम जो है दे दिया है, और हम इदारों के साथ
साथ एक ओपन किस्म का क्लैश जो है वो नहीं चाहते। कुछ ज़राए ये बताते हैं, चूँकि मैं वहाँ खुद तो मौजूद नहीं था, लेकिन ज़राए कम अज़ कम ये बताते हैं, लोगों के कमेंट से अंदाज़ा होता है कि उस वक्त एक ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो चुकी थी कि जब बुरहान इंटरचेंज से खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले मुजाहिरीन आगे बढ़े और उन्होंने वहाँ पे एक दरिया को, पानी को क्रॉस उन्होंने किया, तो एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी कि पंजाब पुलिस जो पसपाई पे थी उसके जो दस्ते थे उनके आगे भी मुजाहिरीन थे और मुजाहिरीन उनके पीछे भी जा चुके थे, और यूँ पंजाब पुलिस का कम अज़ कम एक या दो दस्ते जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले मुजाहिरीन के दरमियान में सैंडविच हो चुके थे। और चूँकि पुलिस के पास बहरहाल अपना असला होता है, और एक अगर पुलिस बिल्कुल इंतशार का शिकार हो जाए, खौफजदा हो जाए, डेस्परेट हो जाए, तो वो असले का इस्तेमाल भी कर सकती थी। और ज़रा सोचिए कि अगर पंजाब की पुलिस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के मुजाहिरीन के ऊपर गोली चला देती, खुदा न खास्ता इस तरह की कोई डेवलपमेंट यानी हो जाती, गोलियां तो रबड़ की उन्होंने बहुत चलाई हैं, लेकिन अगर आतिशी असले का इस्तेमाल करती तो उससे फिर किस किस्म के सियासी नताइज जो हैं वो निकल सकते थे। तो यहाँ पर कम अज़ कम एक तरीका ये भी है देखने का लेंस, मैं एक ही तरीके की बात नहीं करूँगा, लेकिन एक तरीका ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर, जो एक बड़े मंजे हुए, ज़ीरक और स्मार्ट सियासतदान हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि जो इम्पैक्ट हमने जनरेट करना था वो हम जनरेट कर चुके हैं। इस पॉइंट और स्टेज से आगे जाना जो है वो ख़तरनाक होगा और सारा खेल जो है वो बिगड़ भी सकता है। ये इसकी एक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये इसकी वाहिद एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आप ट्विटर पे जाएं तो वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायती और सपोर्टर्स हैं वो अली अमीन गंडापुर के हवाले से और उनके कंडक्ट के हवाले से बहुत तरह तरह के सवालात उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि हर दफ़ा अली अमीन गंडापुर जो हैं वो कोई ना कोई नई चीज़ करते हैं जिससे ऐसा लगता है कि अली अमीन गंडापुर पे इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा असर रसूख है। और लाहौर में भी वो जलसागाह तक पहुंच नहीं सके थे, फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा तेज़ तुंद बातें की, बड़े उन्होंने वादे किए। उन्होंने एक स्टेज में जब इस्लामाबाद में संग जानी के जलसे में आए तो वहाँ उन्होंने ये वादा, ये क्लेम कर दिया था, नारा मार दिया था कि 15 दिनों में हम इमरान खान को अडयाला जेल से रिहा करवाएंगे। लेकिन जब मोमेंट आता है तो उस वक्त अली अमीन गंडापुर जो हैं वो डिसाइसिव नहीं होते। मैं आपको ये ट्वीट्स वाला जो है वो दिखा रहा हूँ। अब अली अमीन गंडापुर के जहन में क्या था, उनकी स्टेट ऑफ माइंड क्या थी, क्या उनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा दबाव था या उनकी अपनी एक पॉलिटिकल जजमेंट थी, इसके बारे में हतमी तौर पे मैं या कोई भी एनालिस्ट कुछ कह तो नहीं सकता। ताहम अली अमीन गंडापुर की जो अपनी स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे सामने हैं। खैबर पख्तूनख्वा वापस पहुंच के उन्होंने 4.5 मिनट की एक वीडियो क्लिप जो है, छोटी सी वीडियो, खासे गमो गुस्से की उनकी वो वीडियो है। उसमें गमो गुस्सा इसलिए भी ज़्यादा लग रहा है कि उनकी आवाज़ वैसे ही बड़ी हस्की होती है, लेकिन यहाँ पर उनकी आवाज़ खासी फटी हुई है, बिकॉज नारे लगा लगा के, बोल बोल के चूँकि वापस आए हैं वो उस पूरे एहतजाज से, तो उनकी आवाज़ जो है बहुत हस्की है। और उस हस्की आवाज़ के अंदर उन्होंने जो बातें की हैं उसके 2-3 छोटे छोटे टुकड़े काट के मैं भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता भी हूँ, लेकिन 3-4 नुक्ते जो हैं। पहला नुक्ता उनका ये है, वो बहुत गम गुस्से से ये कहते हैं कि जब हमने खैबर पख्तूनख्वा से, वो कहते हैं कि एहतजाज हमारा हक है, हम एक बहुत बड़ी सियासी जमात हैं, जब हमने खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में दाखिल हुए तो जिस तरह से पंजाब की पुलिस ने एक रिएक्ट हमारे खिलाफ किया वो बड़ा अनएक्सेप्टेबल है। हर 3 किलोमीटर के बाद उन्होंने कहा कि हम पे शदीद शेलिंग की गई, इन्होंने पोस्ट बनाई हुई थी, और हम पे नहीं, उन्होंने कहा कि शेलिंग से ज़्यादा उन्होंने कहा कि हम पे ऊपर फायरिंग की गई। अब यहाँ उनके जुमले से तो क्लियर नहीं है कि फायरिंग से उनका मकसद रबर बुलेट्स है या उनका मकसद है कि उनके ऊपर आछी असला इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर ग्रेनेड्स का इस्तेमाल भी किया गया, ये स्टन ग्रेनेड्स थे। बहरहाल मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि रबर बुलेट्स का बेतहाशा इस्तेमाल किया गया, जो बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन जो स्टन ग्रेनेड्स की बात हो रही है, जिसकी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर बहरहाल एक ज़िम्मेदार ऑफिशियल हैं पाकिस्तान की रियासत के ढांचे के, और उनका ये कहना कि हमारे खिलाफ ग्रेनेड इस्तेमाल किए गए हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे मीडिया को इंडिपेंडेंटली कंफर्म करना चाहिए कि वो क्या चीज़ ऐसी फेंकी है पंजाब की पुलिस ने जिससे स्टन ग्रेनेड्स समझा जा रहा है, ये ग्रेनेड्स उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। बिकॉज सिर्फ अली अमीन गंडापुर ही ये नहीं कह रहे, मीडिया का एक हिस्सा भी ये कह रहा है कि स्टन ग्रेनेड इस्तेमाल किए गए। और ये तो यूनाइटेड नेशन को देखना पड़ेगा कि अगर पंजाब पुलिस पाकिस्तान में सिविलियन मुजाहिरीन के ऊपर स्टन ग्रेनेड जो है इस्तेमाल कर रही है तो इसका क्या मतलब बनता है। फिर उन्होंने ये कहा कि हमारे जो है बुलेट्स के नतीजे में 2 लोग बहुत शदीद ज़ख्मी हैं, एक हमारा वर्कर जो है वो गुम है। ये तो उनका एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट उनका ये है कि 50 से ज़्यादा वर्कर्स हमारे शदीद ज़ख्मी हैं उस शेलिंग के नतीजे में जो बेइंतहा हम पे आंसू गैस की, टीयर गैस की शेलिंग जो है वो की गई। अब यहाँ उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात की। उन्होंने ये कहा कि तमाम जो कबायली जरगे हैं, ये बड़े गुस्से में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि तमाम कबायली जरगों को मैं ये कहता हूँ कि आप लोग जरगा बुलाएं, तमाम कबाइल को अपना जरगा बुलाएं और ये फैसला करें कि हमने इस हुकूमत के साथ किस तरह से डील करना है। उसके बाद अगर ये हम पे 1 गोली चलाते हैं तो फिर हमारी तरफ से भी 10 गोलियाँ चलेंगी। ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। अब ये महज एक पॉलिटिकल
रेटोरिक है, रेटरिक है, या ये एक सीरियस किस्म की पोजीशन है? बिकॉज इसके चंद घंटों के अंदर अंदर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक अंग्रेज़ी के अंदर एक नोटिफिकेशन मैंने देखा है सोशल मीडिया पे 2 सफ़ों का जो इशू कर दिया है। उसमें कहा गया कि 3 दिन का जिरगा जो है वो उन्होंने बुला लिया है, यानी कि 29 सितंबर को, 30 सितंबर को और उसके बाद फिर 1 अक्टूबर को तो ये जिरगा होगा, जिसके सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या उसके नुकात और एजेंडा जो है वो हम देख सकते हैं। एक और बात उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग की, मैं भी आपको दिखाता हूँ। वो बात यह है कि ये पाकिस्तान हम सब का है। उन्होंने कहा कि पंजाब भी हमारा है, खैबर सिंध भी हमारा है, बलूचिस्तान भी हमारा है, कश्मीर भी हमारा है, सरहद या खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा है। कहने का मतलब यह है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है और इस फेडरेशन पे हम तमाम लोगों का हक है, जो एक बड़ी पॉजिटिव बात है। इसका दूसरा यानी पॉजिटिव बात तो इसलिए है कि भाई एक खैबर पख्तूनख्वा का जो लीडर है वो बहरहाल पाकिस्तान की फेडरेशन में जो हालात हो चुके हैं उसके बावजूद वो पाकिस्तान की फेडरेशन में अपने एहतमाद को रीअसर्ट कर रहा है या रीअफर्म कर रहा है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग पहलू भी यहाँ पे देखने का है, वो यह है कि अली अमीन गंडापुर बहुत तेज़ी से एक नेशनल लीडर की हैसियत से उभर रहे हैं। आपको उनके अंदर एक बहुत ही इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन नज़र आता है। ये बिल्कुल डिफरेंट हैं परवेज़ खटक साहब से जो पहले चीफ़ मिनिस्टर थे खैबर पख्तूनख्वा के। ये बहुत मुख्तलिफ हैं महमूद ख़ान से जो दूसरे चीफ़ मिनिस्टर थे। अब महमूद ख़ान की तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो आपको बहुत ज़्यादा मुतासर करती, ना वो बोलने में बहुत अच्छे थे, ना देखने में बहुत कोई बातचीत से इंटेलिजेंट लगते थे। जबकि परवेज़ खटक साहब के बारे में तो ये आम तौर पर तासुर था कि वो बहुत ज़ीरक थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, क्योंकि बहुत आर्टिकुलेट नहीं थे। अली अमीन गंडापुर इंटेलिजेंट भी हैं और बोलने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उर्दू के अंदर भी बहुत अच्छा बोल लेते हैं। तो एक नेशनल लीडर की इमरजेंस भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई, तीसरे कारकुन को गोली लगी, उसका पता नहीं चल रहा। स्ट्रेट शेल मार के 50 से ज्यादा कारकुन हमारे जख्मी हैं। हर 3 किलोमीटर पे पंजाब की एंट्री से शुरू हुए और हर 3 किलोमीटर पे शेल ये मारते रहे, गोलियां बरसाते रहे, स्टन ग्रेनेड फेंकते रहे। ये पाकिस्तान हमारा है, ये पंजाब भी हमारा है, सिंध भी हमारा है, बलूचिस्तान भी हमारा है, पख्तूनख्वा भी हमारा है, कश्मीर भी हमारा है, बल्दिस्तान भी हमारा है। अब ये भी सुन लो सारे, अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, तुम एक टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे, तुम एक लाठी मारोगे हम 10 मारेंगे। पख्तूनख्वा के लोगों सुन लो, तमाम कबाइल के लोग हमारी पार्टी में हैं। तमाम कबाइल अपने जिरगे करो और ये फैसला करो कि आज कोई और है तो कल तुम भी हो सकते हो। अब अली अमीन गंडापुर ने बुरहान इंटरचेंज के बाद वापस जाने का जो फैसला किया, ये इमरान खान का कोई गिवन SOP था, या अली अमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर में थे, या अली अमीन गंडापुर की अपनी एक सियासी हिकमत अमली थी कि इससे ज़्यादा असर्ट नहीं करना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट को, शरीफ जरदारी रजीम को एक बड़ा ताकतवर पैगाम जो है वो चला गया है। इस चीज़ का हमें अगले चंद दिनों में पता चलेगा, ख़ास करके जब अगले 48 घंटों में इमरान खान की अडयाला जेल में रिपोर्टर्स के साथ या सियासी लीडरों के साथ उनकी मुलाकात होगी, तो वहाँ से बात निकलेगी कि इमरान खान ख़ुद इस पूरी चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं। लेकिन अगर मुझसे कोई मेरा एनालिसिस पूछे, माई 2 पेंस एनालिसिस, तो मैं ये समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर एक खासे समझदार, मंझे हुए, ज़ीरक और इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन है। उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया एज़ पर माई एनालिसिस कि हम ठीक ठाक झटका दे चुके हैं, हमने जो पैगाम देना था वो हमने दे दिया है, इसके आगे एक पॉलिटिकल प्रोसेस को चलना चाहिए। फिर दिन आएंगे, हम मज़ीद मुजाहरे करेंगे, हम मज़ीद एहतजाज करेंगे, लेकिन हमें इसे एक प्रोसेस के तौर पर लेकर चलना चाहिए। अब बहुत से लोगों की एक बड़ी आइडियलिस्टिक किस्म की सिचुएशन है। अब से चंद घंटे पहले यहीं ऑरलैंडो में जिस तकरीब का डिनर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ एक साहब ने मुझसे ये सवाल भी पूछा कि क्यों ये नहीं हो सकता, होना ये चाहिए। उनका कहना यह था कि होना ये चाहिए कि एक बहुत बड़ा हजूम, एक क्राउड, एक लश्कर या जुलूस जो है वो अडयाला जेल पहुँचे हर तरफ से, और वहाँ पर अडयाला जेल से इमरान खान को रिहा करे। बल्कि उनका कहना था कि एक जज साहब को अपने साथ ले आए और उनसे वहाँ पर कानूनी ऑर्डर करवाए ज़बरदस्ती और इमरान खान को रिहा कर दे, और उसके बाद इमरान खान एक मूवमेंट को लीड करें। तो मुझे बड़ी मुश्किल से, बड़ी एहतियात से मैंने उन्हें समझाया कि ये बॉलीवुड की किसी फिल्म का सीन तो हो सकता है, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल रियलिटी नहीं है, प्रैक्टिकली तौर पर एक प्रोसेस है। और मैं समझता हूँ कि हफ्ते के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 कम अज़ कम चीज़ें की हैं। उन्होंने अपने आप को बहुत ताकतवर तरीके से असर्ट किया है। उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और शरीफ जरदारी रजीम को, पाकिस्तान के मीडिया को, तमाम अदालत को, यानी जुडिशरी को ये साबित करके दिखाया है कि हम एक सबसे फ़ाल सियासी जमात हैं। जब हमें एक कॉल मिलती है तो हम अपने आप को मोबिलाइज़ कर सकते हैं, बावजूद उन हज़ारों गिरफ्तारियों के, उस खौफ की जो दबीज़ एक लहर है जो 9 मई 2023 के बाद हमारे ऊपर नाफिज की गई है। हमने उस खौफ के बुत को और उस हसार को हमने तोड़ दिया है और हम अब सामने आ चुके हैं
और ये है कि उन्होंने एक मैसेज जो है सिस्टम को दिया है। मैं समझता हूँ उन्होंने ये चीज़ अचीव की है। अब खाली यही नहीं हुआ कि अली अमीन गंडापुर के हमारे सामने इस मैसेजेस आए हैं और ये बहस हो रही है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई है गुज़िश्ता चंद घंटों में, 12 घंटों में आप कह सकते हैं, वो ये हुई कि जो नए सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है जनाब शेख वकास अकरम साहब, उन्होंने एक शॉर्ट मैसेज दिया है वकील साहब के साथ बैठ के। मेरे ख्याल सलमान सफ्तर साहब उनके साथ बैठे हुए थे, जिसमें नहीं, मेरे ख्याल सलमान सफ्तर नहीं थे, मैं गलत कह रहा हूँ, बहरहाल एक वकील साहब उनके साथ बैठे हुए थे, जिसमें उन्होंने मैसेज ये दिया है कि 3 जगहों पे हम 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को 3 जगहों पे हम एहतजाज करेंगे। मियाँ वाली में जहाँ पहले जलसा प्लान था, फैसलाबाद में और मुल्तान में। यहाँ आपको एक हिकमत अमली नज़र आ रही है कि हमें पंजाब की जो हुकूमत है मरियम नवाज़ की, उस पर हमें दबाव बढ़ाना है और उसे हमने संभलने का मौका जो है वो नहीं देना। 2 अक्टूबर को आप सब ने बरोज बुध निकलना है। मुल्तान शहर में, मियाँ वाली शहर में और फैसलाबाद शहर में एहतजाज होंगे। लेकिन इस तमाम सूरत हाल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अपना एक जरगा कबायली बुला रहे हैं 3 दिन के लिए, वो ज़रूर अहम होगा और ज़रूर अहम है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 अक्टूबर को 3 शहरों के अंदर मुजाहरे एहतजाजी कर रही है, मियाँ वाली, मुल्तान और फैसलाबाद में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन इस वक्त फौरी तौर पर अर्जेंट नेचर का एक ऐसा क्राइसिस भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने है, एक चैलेंज है जिसके बारे में उनकी हिकमत अमली बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। और वो चैलेंज ये है कि काजी फाइज ईसा साहब ने 30 सितंबर को, यानी अब जो दिन शुरू हो रहा है एक दिन के बाद, उस 30 सितंबर को मंडे के दिन काजी फाइज ईसा साहब ने आर्टिकल 63A के हवाले से एक बेंच और उसकी हेयरिंग जो है उसका वो आगाज़ कर रहे हैं। और ख़तरा यह है कि एक ही दिन में वो इस केस को निपटा देंगे। ये आर्टिकल 63A का केस है क्या? यहाँ पर शरीफ जरदारी की जो रजीम जो है उसकी जो ख्वाहिश या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए काजी फाइज ईसा साहब ने एक बहुत मनपसंद किस्म का बेंच बनाया है, जिसमें 17 मई 2022 का जो उस वक़्त के चीफ जस्टिस जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के बेंच का जो फैसला था 63A के हवाले से, उसको रिवर्स करने का काजी फाइज ईसा साहब का प्लान सामने नज़र आता है। ये फैसला क्या था? जहां उमर अता बंदयाल की कोर्ट ने, यानी बंदयाल कोर्ट ने 4 सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस के अंदर ये पाबंदी लगाई थी कि अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट, किसी पार्टी का मेंबर जो है, जो MNA है, अगर अपनी पार्टी की रिटन इंस्ट्रक्शंस और हदायत के ख़िलाफ़ 4 सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस में वोट डालता है, तो ना सिर्फ ये कि वो मेंबर डिस्क्वालीफाई होगा, उसको ख़तरा होगा, बल्कि उसका वो वोट काउंट नहीं होगा। ये एक बज़ाहिरन बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ है, इसे बहुत कंट्रोवर्शियल बना भी दिया गया है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है समझना कि वो 4 कंडीशनैलिटीज़ या सर्कमस्टांसेस क्या हैं। उसमें से एक है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। दूसरा है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर। तीसरा है मनी बिल, यानी बजट, फाइनेंस बिल जिसे कहते हैं। और चौथा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसकी अमूमी तौर पे पाकिस्तान के मीडिया में जब बात की जाती है कि हर मेंबर पार्लियामेंट को अपने ज़मीर के एतबार से वोट डालने का हक होना चाहिए, तो उसमें ये बात भूल ही जाते हैं कि सिर्फ ये 4 सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस जिक्र ही नहीं करते। अगर आप देखें पाकिस्तान के अखबारात को टेलीविज़न में, वहाँ आपको बहुत ही कम खा ही कहीं ये बहस नज़र आएगी कि ये सिर्फ 4 कंडीशंस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये पाबंदी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पाबंदी लगाई तो उसमें उन्होंने उस पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बहस भी हुई थी, जो आप अगर चेक भी करेंगे तो आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन मुझे ज़ाहिर है, मेरा तो ये कहानी यही है, मेरा ब्रेड एंड बटर ये है, मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि वो बहस थी क्या। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बैलेंस करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो सियासी ढांचा है, उसमें जो सियासी जमात है, जहाँ एक तरफ इंडिविजुअल्स हैं, यानी मेंबर अफराद और अशखास हैं, वहाँ सियासी जमात एक लीगली डिफाइंड पर्सनैलिटी है। जिस तरह से कॉमन लॉ के अंदर या अमेरिकन लॉ के अंदर कंपनी या LLC जो है, या एस कॉरपोरेशन एक लीगल पर्सनैलिटी है वर्सेस द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वर्सेस द CEO ऑफ द कंपनी, इसी तरह से अब सियासी जो MNAs या मेंबर हैं, उनसे हट के सियासी जमात का एक लीगल उसका तशख़्ख़ुस है। और पाकिस्तान के लोग अपनी विल का जब इजहार करते हैं वोट के ज़रिए, तो वो सिर्फ अशखास के अंदर नहीं करते, बल्कि उस सियासी जमात के अंदर भी वो करते हैं। तो उस सियासी जमात के भी कुछ हकूक़ हैं। और अगर इस तरह से लोग वोट डालना शुरू कर दें कि हर दफ़ा अपनी मर्ज़ी से वोट डालें अगेंस्ट द पार्टीज़ बेस्ट पॉसिबल पॉलिटिकल इंटरेस्ट, तो पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल अनस्टेबल रहेगा। और उनके सामने पिछले 30 बरस की तारीख थी 1990 की दिहाई से, जब आपके सामने छांगा मांगा के अफेयर और सब चीज़ें हुई कि कैसे हॉर्स ट्रेडिंग हुई, लोगों को ख़रीदो फरोख्त उनकी की गई। तो उसकी एक बड़ी सॉलिड किस्म की वजूहात भी सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त रजिस्टर की। अब देखने की बात यह है कि काजी फाइज ईसा साहब ने 30 सितंबर के लिए जो बेंच बनाया है, वो बेंच एक मुकम्मल जोक है। उसमें काजी फाइज ईसा साहब खुद हैं,
उसमें जस्टिस मोइनुद्दीन साहब हैं, अमीनुद्दीन हैं, जिन्होंने कभी काजी साहब की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला किया ही नहीं। उस बेंच के अंदर जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं और उस बेंच के अंदर जस्टिस मियाँ खेल हैं, जिनके बारे में मज़ीद एक कॉमेंट करता हूँ। उसमें सिर्फ वाहिद अगर कोई डिफरेंट ओपिनियन पाई जाती है तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर की है, जिनके बारे में ख़दशा है कि हो सकता है वो इस बेंच से रिक्यूज़ कर दें। और वैसे तो लोग समझते हैं कि अगर रिक्यूज़ किया जाए तो बेंच टूट जाएगा, लेकिन इस वक्त काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जो ज़रूरियात और डेस्परेशन है उसमें तो वो 5वें मेंबर के तौर पर मरीम नवाज़ को भी बिठा सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब को भी बिठा सकते हैं, या लॉ मिनिस्टर को भी बिठा सकते हैं। लेकिन इसमें यह भी चीज़ नोट कर लिए कि जस्टिस मियाँ खेल जो हैं उनकी बड़ी ख़ास इंपॉर्टेंस है, बिकॉज वो एक रिटायर्ड जज हैं जो एडहॉक बेसिस पे अपॉइंट किए गए हैं। और मई 2022 का जो फैसला था उसमें जस्टिस मियाँ खेल बेंच में थे। उन्होंने और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने उबर अता बंदयाल के ख़िलाफ़ वोट डाला था। यूं इस बेंच के अंदर 2 ऐसे जज साहिबान को भी ऐड कर दिया है काजी साहब ने, जो पहले ही इस पर अपना माइंड जो है वो एक्सरसाइज कर चुके हुए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका फ़ैसला क्या निकलना है। अब जब इसका फ़ैसला अगर काजी साहब 30 सितंबर को चंद घंटों में कर देते हैं, ये फ़ैसला रिजर्व कर लेते हैं, तो इस फैसले के नतीजे में वो फैसिलिटेट कर देंगे उस ख़रीदो फरोख्त को, उस बाज़ार हुसन को, ये मंडी को जो पार्लियामेंट में लगनी है, जिसके नतीजे में कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज अप्रूवल पास हो सकता है क्योंकि लोगों की खरीदो फरोख्त होगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज पास होता है तो सुप्रीम कोर्ट की तमाम तर हैसियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट की हैसियत ख़त्म होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन है फरवरी 2024 का, उनका जो मेजॉरिटी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसके नतीजे में उन्हें मज़ीद 41 सीटें मिलनी हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी जद्दोजहद है उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। इस सारे यानी सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस को देख के बंदा हैरान होता है, परेशान होता है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने इस हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई है। बिकॉज वकला का जो प्रोटेस्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें बमुश्किल कहीं 100-125 लोग थे सलमान अकरम राजा साहब के साथ, वो तो बहुत ही लैक क्लस्टर था। तो अब फिर इस स्टेज के ऊपर जिरगा करने से या जो जलसे किए जाएंगे 2 अक्टूबर के, उसके इम्पैक्ट के ज़रिए ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक मॉरल इम्पैक्ट पैदा करना चाहते हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब पे, ये बात अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा सवाल है। यही मैं बात ख़त्म करता हूँ। अगले चंद घंटों में आपसे मुलाकात होगी और एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप में से जो लोग मौजूद हैं ऑरलैंडो के अंदर, टैंपा में, जैक्सनविल के अंदर या डेटोना बीच में, वो हमें ज्वाइन करें यहाँ पर रोज़न कॉलेज के अंदर इस इंपॉर्टेंट इंटरैक्टिव सेशन के लिए। थैंक यू।